हाय गाइस, तो अब हम बात करते हैं जो हमने अब तक पढ़ा रेस्पिरेटरी पाथवे, उसको हम देख लेते हैं। तो रेस्पिरेटरी पाथवे की बात करें तो सबसे पहले आते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, जो कि कहाँ पर खुलते हैं? वेस्टिब्यूल में। वेस्टिब्यूल खुलता है नेजल चैम्बर में, और नेजल चैम्बर इंटरनल नॉस्ट्रिल में। और इंटरनल नॉस्ट्रिल के बाद आता है फेरिंग्स, और फेरिंग्स के दो भाग होते हैं, नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स। जहाँ पर हम बात करते हैं अगर नेजोफेरिंग्स में, तो नेजोफेरिंग्स में दो जोड़ी छिद्र पाए जाते हैं। एक जोड़ी तो कौन से होते हैं? स्टेकियन छिद्र। और एक जोड़ी होते हैं आंतरिक नसा छिद्र, तो वो है नेजोफेरिंग्स। और ओरोफेरिंग्स में, ओरोफेरिंग्स से बात करें तो केवल इसमें एक जोड़ी, इसमें दो जोड़ी होती है और इसमें केवल एक जोड़ी होती है। पृष्ठ भाग पर बात करें तो वहाँ पर कौन सा होता है? ग्लोटिस होता है। सॉरी, अधर भाग पर ग्लोटिस होता है और पृष्ठ भाग पर कौन सा होता है? गलेट होता है। और जो ग्लोटिस होता है वो कहाँ खुलता है? लैरिंग्स में खुलता है, और लैरिंग्स ट्रेकिया में। ट्रेकिया के बाद आता है प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शियरी ब्रोंकस, टोटल पल्मोनरी ब्रोंकस और टर्मिनल ब्रोंकस। ये सब जो शाखित नलिकाएं होती है वो सब मिलकर क्या बनाती है? ब्रोंकियल ट्री बनाती है। ब्रोंकियल ट्री बनाती है। और ब्रोंकियल ट्री की बात करें अपन, तो उसमें हाइलिन की रिंग पाई जाती है, और उसमें कुछ वायु की कुछ मात्रा हमेशा बनी रहती है, जिसको हम कहते हैं डेड स्पेस वॉल्यूम, जो कि होता है 150 ml। और जो टर्मिनल ब्रोंकस होती है वो कहाँ पर खुलता है? रेस्पिरेटरी ब्रोंकस में। वो एल्वेओलर डक्ट में, और एल्वेओलर डक्ट एट्रिया में, और एट्रिया एल्वेओलर सैक में, और एल्वेओलर सैक जो होती है वो अंतिम भाग एल्वुलाई में खुलता है। अब ये जो पूरी ब्रांचेज हैं, ये पूरी जो शाखीय संरचनाएं होती है वो कहलाती है अपनी रेस्पिरेटरी ट्री। और रेस्पिरेटरी ट्री जो होती है उसमें हाइलिन की रिंग नहीं पाई जाती है। और बात करते हैं अगर रेस्पिरेटरी ट्री की अपन बात करते हैं, तो रेस्पिरेटरी ट्री क्या करता है? गैसों को एक्सचेंज करता है। और जो ब्रोंकियल ट्री होता है वो क्या करता है? गैसों को कंडक्ट करता है। तो हम बात करते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लगाकर लास्ट टर्मिनल ब्रोंकस तक, ये जो पूरा एरिया है उसको हम कहते हैं कंडक्टिंग जोन। और ये जो होता है रेस्पिरेटरी ट्री वाला, वो होता है एक्सचेंज जोन। क्लियर यहाँ तक? तो अब हम बात करने वाले हैं रेस्पिरेटरी मसल्स, श्वसनी पेशियों के बारे में। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी पेशिया, श्वसनी पेशिया, रेस्पिरेटरी मसल्स के बारे में। देखिए, ह्यूमन बीइंग के जो लंग्स होते हैं वो पेशियाँ नहीं होते हैं, तो उनमें जो श्वसन की क्रिया जो होती है वो पसलियों के बीच में जो पेशियाँ पाई जाती है उनके द्वारा होती है, और उनको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी मसल्स। तो अब हम बात करने वाले हैं श्वसनी पेशियों, रेस्पिरेटरी मसल्स के बारे में। तो रेस्पिरेटरी मसल्स की बात करें, जिनको हम कहते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। तो रेस्पिरेशन में, अगर रेस्पिरेशन के अपन अगर उसकी क्रियाविधि की बात करें, मैकेनिज्म की बात करें, तो दो प्रकार की पेशियाँ इसमें काम आती है। एक तो डायफ्राम की मसल्स होती है, और एक होती है इंटरकॉस्टल मसल्स। तो डायफ्राम की मसल्स और इंटरकॉस्टल मसल्स। तो अगर रेस्पिरेटरी मसल्स की बात करें तो कौन कौन सी होती है? एक तो डायफ्राम की मसल्स, एक तो डायफ्राम की मसल्स। और डायफ्राम की जो मसल्स होती है उनको हम कहते हैं रेडियल मसल्स। रेडियल मसल्स ये रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। और दूसरी जो रेस्पिरेशन हेल्प करती है वो होती है इंटरकॉस्टल मसल्स। ये दो प्रकार की मसल्स होती हैं। दूसरी होती है इंटरकॉस्टल मसल्स। ये दोनों मसल्स रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, एक तो डायफ्राम की रेडियल मसल्स और दूसरी इंटरकॉस्टल मसल्स। तो चलिए समझते हैं ये दोनों क्या है वो। अगर हम बात करते हैं डायफ्राम की रेडियल मसल्स के बारे में, तो ये जो स्ट्रक्चर होती है ये है डायफ्राम। देखिए, ये जो भाग है, ये जो स्ट्रक्चर है वो है वर्टिबल कॉलम की, यानी कि रीढ़ की हड्डी। ये है वर्टिब्रल कॉलम, जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, जो कौन से सरफेस पे है? डॉर्सल सरफेस पे। यानी कि ये बॉडी की कौन सा सरफेस है? डॉर्सल सरफेस है, बॉडी का पृष्ठ भाग है, जिसे हम पीठ का भाग भी कहते हैं। ये बॉडी का डॉर्सल सरफेस है। और ये आप देख रहे हो, ये है उरोस्थी, स्टर्नम, यानी कि चेस्ट बोन, जो कि 15 सेंटीमीटर लंबी होती है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये है स्टर्नम, स्टर्नम जिसको हम हिंदी में कहते हैं उरोस्थी, स्टर्नम उरोस्थी। और ये जो सरफेस है बॉडी की वो कौन सी है? वेंट्रल सरफेस, यानी कि ये बॉडी के कौन सा भाग है? अधर भाग है। तो उरोस्थी बॉडी के कौन से भाग में होती है? अधर भाग में होती है। और रीढ़ की हड्डी पृष्ठ भाग में होती है। तो ये तो हो गई उरोस्थी, जो चेस्ट, बिटवीन द चेस्ट होती है, जिसको हम चेस्ट बोन भी कहते हैं।
और ये जो है वो रीढ़ की हड्डी है, और ये जो भाग है वो है डायफ्राम। ये जो स्ट्रक्चर है वो किसकी है? ये स्ट्रक्चर है डायफ्राम की। ये डायफ्राम है। अगर हम डायफ्राम की बात करें तो डायफ्राम जो होता है वो एक पेशियों का बना हुआ मांसल पट्ट होता है। डायफ्राम किसका होता है? पेशियों का बना मांसल पट्ट होता है। पेशियों का बना एक मांसल पट्ट होता है जो कि आप पेट में पाया जाता है। जो स्टमक होता है वो ये क्या करता है कि बॉडी की जो एब्डोमिनल कैविटी उसको टू पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो थोरेसिक कैविटी और एक एब्डोमिनल कैविटी। तो ये जो ऊपर वाला भाग है उसको हम कहते हैं थोरेसिक कैविटी, और नीचे वाला जो भाग है वो एब्डोमिनल कैविटी, जिसके अंदर स्टमक वगैरह आएगा। क्लियर? ये ऊपर वाला जो भाग है उसको हम कहेंगे थोरेसिक कैविटी, और नीचे वाला जो भाग है वो कहलाता है एब्डोमिनल कैविटी। तो डायफ्राम की बात करें तो पेशियों का बना होता है। और दूसरा खास बात क्या है इसमें, ये केवल स्तनधारियों में ही पाया जाता है। सिर्फ और सिर्फ मैमल में ही डायफ्राम मिलेगा, केवल स्तनधारियों में पाया जाता है, केवल स्तनधारी में। जो मैमल्स है उसी में डायफ्राम पाया जाता है। लेकिन इसका एकमात्र अपवाद है मगरमच्छ, रेप्टाइल्स। लेकिन इसका अपवाद है मगरमच्छ। मगरमच्छ में डायफ्राम पाया जाता है जबकि वो रेप्टाइल है। तो इसका अपवाद हो गया मगरमच्छ, जो कि एक रेप्टाइल है और उसमें पाया जाता है डायफ्राम। क्लियर? अब डायफ्राम में जो पेशियां होती है, डायफ्राम पेशियों का बना होता है, और डायफ्राम में जो पेशियां होती है उनको हम कहते हैं रेडियल मसल्स। रेडियल पेशिया, अरीय पेशिया, रेडियल मसल्स। तो डायफ्राम में जो मसल्स होती है उनको हम कहते हैं अरीय पेशिया, जो कि श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और डायफ्राम जो होता है वो क्या करता है, उसको बॉडी की जो कैविटी होती है उसको टू पार्ट में डिवाइड कर लेता है। मतलब देह गुहा जो बॉडी कैविटी उसको दो भागों में बांट देता है। और डायफ्राम देख रहे हो कैसे होता है? गुंबदाकार होता है, और ये बॉडी कैविटी को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो ये क्या करता है? बॉडी कैविटी को, देह गुहा को टू पार्ट में डिवाइड करता है। बॉडी कैविटी को क्या करता है? दो भागों में विभाजित। बॉडी कैविटी को दो भागों में विभाजित करता है। उन दो भागों की बात करें अगर अपन तो कौन कौन से हो जाएंगे? एक थोरेसिक कैविटी और दूसरी एब्डोमिनल कैविटी। बॉडी कैविटी को दो भागों में डिवाइड करता है। वो दो भाग कौन कौन से हैं? एक होता है थोरेसिक कैविटी और एक होता है एब्डोमिनल कैविटी। थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी। थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी टू पार्ट में डिवाइड कर देता है बॉडी कैविटी को, डायफ्राम जो होता है वो। क्लियर यहाँ तक? तो रेस्पिरेटरी मसल्स की बात करें तो दो प्रकार की होती है रेस्पिरेटरी मसल्स। एक तो कौन सी होती है? डायफ्राम की रेडियल मसल्स होती है, और दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है इंटरकॉस्टल मसल्स। अब बात करते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स के बारे में। इंटरकॉस्टल मसल्स क्या होता है, ध्यान देना। अगर हम बात करते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स, तो जो ये जो बीच बीच में दिख रहा है आप, ये होती है पसलियाँ होती है। ये क्या है? रिब्स है, पसलियाँ हैं ये। अगर हम इनकी बात करें तो ये जो संरचनाएं है वो कौन सी है? रिब्स हैं। ये है रिब्स। और ये रिब्स के बीच में जो फ्री स्पेस होता है उसको कहते हैं इंटरकॉस्टल स्पेस कहते हैं। रिब्स के बीच में क्या होता है? फ्री स्पेस होता है, फ्री स्पेस। तो उस रिब्स के बीच का जो फ्री स्पेस है उसको हम क्या कहते हैं? इंटरकॉस्टल स्पेस। उसको हम कहते हैं इंटरकॉस्टल स्पेस। और उस इंटरकॉस्टल स्पेस में जो मसल्स होती है उनको हम कहते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। आई बात समझ में? तो ये कितनी 12 जोड़ी पसलियाँ होती है, कुल मिला के 24 मसल रिब्स होती है। तो उन रिब्स के बीच में, ये सब रिब्स है, तो उन रिब्स के बीच में जो फ्री स्पेस होता है उसको हम कहते हैं इंटरकॉस्टल स्पेस। और उसमें जो पेशियाँ होती है उसको हम क्या कहते हैं? इंटरकॉस्टल मसल्स। इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं। अब बात करते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स की। दो प्रकार की होती है, ध्यान देना। इंटरकॉस्टल मसल जहाँ पर हमने बनाई, ये इंटरकॉस्टल मसल दो प्रकार की होती है। एक होती है EICM और एक होती है IICM। तो अब EICM कौन सी होती है, ध्यान देना। ये जो है, ये वाली वो है EICM, और ये रेड कलर में जो यहाँ पे बताई गई है वो है IICM। रेड कलर वाली वो है IICM, और ये आप देख रहे हो वो है EICM। फुल फॉर्म क्या है? एक्सटर्नल
इंटरकॉस्टल मसल्स, ये है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। और यहाँ पर इसकी बात करें IICM की, उसकी फुल फॉर्म हो जाएगी इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। तो इंटरकॉस्टल मसल्स क्यों कहते हैं समझ में आई, क्योंकि ये कहाँ पर होती हैं, जो इंटरकॉस्टल स्पेस होता है, दो पसलियों के बीच की जो खाली जगह होती है वहां पर ये पाए जाते हैं, इसलिए हम कहते हैं इसको इंटरकॉस्टल मसल। तो दो हैं ये, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। समझ में आ रही बात। अब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स किसको कहते हैं ध्यान देना। तो देखो आप देख रहे हो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कौन सी, ये वाली, ये दिख रही है। तो इसकी उत्पत्ति, EICM की उत्पत्ति जो होती है वो ऊपर वाली पसली, ये ऊपर वाली पसली है, तो ऊपर वाली पसली के पृष्ठ भाग से होती है, ये डॉर्सल पार्ट है ना। तो EICM की बात करें तो इसकी उत्पत्ति ऊपर वाली पसली के पृष्ठ भाग से होती है EICM की, क्लियर। और अंत नीचे वाली पसली, ये नीचे वाली पसली के अधर भाग से होता है। EICM की बात करें तो इसकी उत्पत्ति ऊपर वाली पसली के, देखिए ऊपर वाली पसली के पृष्ठ भाग से होती है और अंत नीचे वाली पसली के अधर भाग से होता है। इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। और इंटरनल इंटरकॉस्टल की मसल्स बात करें तो इसकी उत्पत्ति नीचे वाली पसली के पृष्ठ भाग से होती है, नीचे वाली पसली के पृष्ठ भाग से, और अंत ऊपर वाली पसली के अधर भाग से होता है। इसको हम कहते हैं IICM। समझ में आ रही है बात। देखिए रेस्पिरेटरी मसल्स की बात करें, दो प्रकार की पेशियां होती है, एक तो डायफ्राम में पाए जाने वाली रेडियल मसल्स होती है अरीय पेशिया, और दूसरी होती है इंटरकॉस्टल मसल। अगर हम डायफ्राम की बात करें तो गुंबदाकार संरचना होती है जो कि पेशियों का बना होता है। कौन सी पेशिया, अरीय पेशिया। और ये केवल स्तनधारियों का लक्षण है, लेकिन अपवाद स्वरूप मगरमच्छ में पाया जाता है। और ये क्या करता है, बॉडी कैविटी को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। कौन कौन सी, एक तो थोरेसिक कैविटी और एक एब्डोमिनल कैविटी, क्लियर। तो अगर, और जो इंटरकॉस्टल मसल्स थे वो दो प्रकार की होती है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। जहाँ पर हम बात करते हैं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स की, तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है, ऊपर वाली पसली के पृष्ठ भाग से। आप देख रहे हो उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, ऊपर वाली पसली के पृष्ठ भाग से। उत्पत्ति ये रही EICM, तो उत्पत्ति ऊपर वाली पसली के पृष्ठ भाग से, ये पृष्ठ भाग है, और अंत नीचे वाली पसली के अधर भाग से, यह अधर भाग है पूरा उरोस्ती वाला। और IICM की बात करें, उत्पत्ति नीचे वाली पसली के पृष्ठ भाग से और अंत ऊपर वाली पसली के अधर भाग पे होता है IICM, क्लियर। तो ये थी रेस्पिरेटरी मसल्स, इन्हीं पेशियों की मदद से रेस्पिरेशन की क्रिया होती है। एक बार फिर देखते हैं, ध्यान से समझिए। रेस्पिरेटरी मसल श्वसनी पेशियां दो प्रकार की होती है, एक तो डायफ्राम में पाए जाने वाली अरीय पेशियां और दूसरी इंटरकॉस्टल मसल्स। अगर डायफ्राम की अरीय पेशियों की बात करें तो डायफ्राम जो होता है वो गुंबदाकार होता है, जो कि बॉडी कैविटी को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, एक थोरेसिक कैविटी और एक एब्डोमिनल कैविटी। और डायफ्राम जो होता है वो केवल और केवल स्तनधारी में पाया जाता है, लेकिन इसका अपवाद है मगरमच्छ, क्लियर। अब बात करते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। तो ये क्या होती है, तो ध्यान से समझना। पसलियों के बीच में जो खाली जगह पाई जाती है, पसलियों के बीच में जो खाली जगह होती है, रिब्स के बीच में जो फ्री स्पेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरकॉस्टल स्पेस। और उसमें जो पेशिया होती है उसको हम कहते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं। और इंटरकॉस्टल मसल दो प्रकार की है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स की बात करें तो इसकी उत्पत्ति, ये रहा EICM, दिख रही है आपको ये EICM, तो इसकी उत्पत्ति ऊपर वाली पसली के पृष्ठ भाग से और अंत नीचे वाली पसली के अधर भाग से होता है। और IICM देख रहे हो आप, ये रेड कलर वाली, तो इसकी उत्पत्ति नीचे वाली पसली के पृष्ठ भाग से और अंत ऊपर वाली पसली के अधर भाग से होता है। इसको हम कहते हैं IICM। यानी कि जो पसलियां होती है उनके बीच बीच में ऐसे क्रॉस में मसल्स होती है, उसी को हम कहते हैं इंटरकॉस्टल मसल। और ये इन्हीं मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, जिसकी वजह से श्वसन की क्रिया होती है, जो आगे हम पढ़ेंगे अभी। समझ पा रहे हो बात। तो श्वसन की क्रियाविधि किससे होती है, एक तो डायफ्राम की अरीय पेशियों से और दूसरी IICM और EICM यानी कि इंटरकॉस्टल मसल से। ये जो इंटरकॉस्टल मसल्स होती है उन्हीं में क्या होगा, उन्हीं में वो सिकुड़ेगी और वो फैलेगी। तो इन इंटरकॉस्टल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से क्या होगा, रेस्पिरेशन की क्रिया होगी, श्वसन की क्रिया होगी, जिसको हम अभी पढ़ेंगे, क्लियर।
तो रेस्पिरेटरी पाथवे और रेस्पिरेटरी मसल्स हमने पढ़ा। अब ईआईसीएम के बारे में लिख देते हैं। अगर हम ईआईसीएम की बात करें, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, ईआईसीएम की, तो उत्पत्ति कहाँ से होती है इसकी उत्पत्ति ऊपर वाली पसली के पृष्ठभाग से। उत्पत्ति की बात करें तो ऊपर वाली पसली का पृष्ठभाग, ऊपर वाली पसली का पृष्ठभाग, ऊपर वाली पसली के पृष्ठभाग से होता है। और अंत कहाँ से होता है इसका? अंत कहाँ पर आकर खत्म होती है? नीचे वाली पसली के अधर भाग से। ये रही नीचे वाली पसली के अधर भाग से। अंत की बात करें तो नीचे वाली पसली के अधर भाग से, नीचे वाली पसली यानी कि रिब्स पसली, यानी नीचे वाली पसली के अधर भाग से। अंत कहाँ पर हो रहा है? नीचे वाली पसली के अधर भाग में हो रहा है। ईआईसीएम। वही आईआईसीएम की बात करें तो देखो आईआईसीएम की उत्पत्ति कहाँ से होती है? आईआईसीएम, ये आपको दिख रहा है आईआईसीएम की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है? उत्पत्ति की अपन बात करें तो आईआईसीएम ये रेड कलर वाली, तो उत्पत्ति नीचे वाली पसली के पृष्ठभाग से, नीचे वाली पसली के पृष्ठभाग से, और अंत ऊपर वाली पसली के अधर भाग पे हो रहा है। ओके, ये कौन सा भाग है? अधर भाग है। और ये पृष्ठभाग है। क्लियर? अगर रेस्पिरेटरी मसल्स हम अच्छे से समझ पाएंगे तो हम रेस्पिरेशन की जो मैकेनिज्म है ब्रीथिंग की, उसको हम अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि ये दोनों डायफ्राम की रेडियल मसल्स और इंटरकॉस्टल मसल्स वही रेस्पिरेशन की क्रियाविधि को संपन्न करवाती है। तो क्लियर यहाँ तक? अब हम बात करने वाले मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, श्वसन की क्रियाविधि। श्वसन की क्रियाविधि जिसको हम कहते हैं वेंटिलेशन। तो श्वसन की क्रियाविधि की बात करें वेंटिलेशन की, तो यह क्रियाविधि 2 चरणों में संपूर्ण होती है। कितने चरणों में? 2 चरणों में यह क्रियाविधि पूर्ण होती है। 2 चरणों में। वो 2 चरण कौन कौन से होते हैं? एक तो वायु को फेफड़ों के अंदर भरना, और दूसरी वायु को फेफड़ों से बाहर निकालना, यानी कि ऑक्सीजन को फेफड़ों के अंदर भरना और CO2 को बाहर निकालना। तो यह क्रियाविधि 2 चरणों में पूर्ण होती है। एक चरण को अपन क्या बोलते हैं? वायु को अंदर भरने को, इसको हम कहते हैं इंस्पिरेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? इंस्पिरेशन, जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं अंतः श्वसन। तो पहला चरण कौन सा है? हवा को अंदर भरना, जिसको हम कहते हैं अंतः श्वसन। और दूसरा होता है जो फेफड़ों के CO2 उसको बाहर निकालना, जिसको हम कहते हैं एक्सपीरेशन। एक्सपीरेशन, जिसको हिंदी में अपन कहते हैं बहिश्वसन। बहिश्वसन, एक्सपीरेशन। तो 2 चरणों में यह क्रियाविधि पूर्ण होती है। एक तो वायु को फेफड़ों के अंदर भरना, और दूसरा फेफड़ों की जो CO2 उसको बाहर निकालना। तो जो इंस्पिरेशन होता है उसको हम सक्रिय श्वसन भी कहते हैं। इंस्पिरेशन की बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं? सक्रिय श्वसन भी कहते हैं। इसको हम एक्टिव रेस्पिरेशन, सक्रिय श्वसन, इसको हम कहते हैं सक्रिय श्वसन। और जो एक्सपायरेशन है उसको हम कहते हैं निष्क्रिय श्वसन, यानी कि पैसिव, निष्क्रिय श्वसन भी इसको कहते हैं हम। अब जो इंस्पिरेशन जो होता है, यानी कि वायु को फेफड़ों के अंदर भरना, इस क्रियाविधि में 2 सेकंड का समय लगता है इंस्पिरेशन में। और जहाँ पर हम बात करते हैं एक्सपायरेशन में, हवा को बाहर निकालने में फेफड़ों से, इस क्रियाविधि में 3 सेकंड का समय लगता है। तो उस प्रकार एक श्वास लेने में कितना समय लगता है? 3 + 2 5 सेकंड। तो एक श्वास में कितना समय लग रहा है? 5 सेकंड का समय लग रहा है। एक श्वास लेने में लगा समय, तो एक श्वास में लगा समय, तो एक श्वास लेने में कितना समय लगता है? 5 सेकंड का समय लगता है, लगभग 5 सेकंड का। तो हम 1 मिनट में कितनी श्वास निकाल सकते हैं? तो 1 मिनट में, जैसे कि हम बात करते हैं 5 सेकंड, एक सांस को लेने में हमें कितना समय लग रहा है? 5 सेकंड का। यानी कि हम 5 सेकंड में एक श्वास लेते हैं, तो 60 सेकंड में कितनी श्वास ले पाएंगे? 12 श्वास। तो 1 मिनट में श्वास, हम 1 मिनट में कितनी श्वास ले पाएंगे? 1 मिनट में श्वास। तो 1 मिनट में जो हम श्वास लेते हैं, जितनी श्वास, उसको हम क्या बोलते हैं? श्वास दर, ब्रीथिंग रेट, जिसको हम क्या बोलते हैं? श्वास दर। तो वो श्वास दर कितनी आ जाएगी? 12 श्वास। कितनी ले पाएंगे? 12 श्वास। तो जो ब्रीथिंग रेट होती है वो हम कितनी मानते हैं? ब्रीथिंग रेट जो होती है वो 12 से 16 मानते हैं। 12 से 16 श्वास पर मिनट। तो अगर हम ब्रीथिंग रेट की बात करें तो ब्रीथिंग रेट कितनी होती है? 12 से 16 श्वास पर मिनट होती है। तो
मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग की बात करें तो वेंटिलेशन जिसको हम कहते हैं, यह क्रिया 2 चरणों में पूर्ण होती है। एक तो होता है इंस्पिरेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, वायुमंडल की जो ऑक्सीजन है उसको फेफड़ों के अंदर भरते हैं और उसमें हमें 2 सेकंड का समय लगता है। और दूसरा हम बात करते हैं एक्सपीरेशन, उसमें क्या करते हैं कि जो फेफड़ों की CO2 है उसको हम बाहर निकालते हैं, जिसमें 3 सेकंड का समय लगता है। तो इस प्रकार एक श्वास में हमें कितना समय लगता है, 5 सेकंड का समय लगता है। तो 1 मिनट में हम जो श्वास लेते हैं उसको हम श्वास दर कहते हैं, जो कि कितनी होती है, 12 से 16 श्वास होती है। क्लियर। तो चलिए अब समझते हैं कि ब्रीथिंग ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग क्या है, कि श्वास हम कैसे लेते हैं। तो दोनों चरणों को समझेंगे, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, दोनों चरण कैसे होते हैं वो। चलिए तो बात करते हैं इंस्पिरेशन की क्रियाविधि, अंतःश्वसन कैसे होता है वो। तो अगर हम बात करते हैं अंतःश्वसन की, तो इस क्रियाविधि में सबसे पहले क्या होता है कि डायफ्राम की जो अरीय पेशियां होती है, जो रेडियल मसल्स होता है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन यानी कि संकुचन होता है। और साथ में अगर हम बात करते हैं तो रिब्स, जो पसलियां होती है रिब्स, उसमें कौन सी होती है, EICM और IICM। तो उसमें जो सिर्फ EICM होती है, हम सामान्य श्वसन की बात कर रहे हैं, तो EICM में भी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी कि उसमें भी संकुचन होता है। क्लियर, समझ पा रहे हो। डायफ्राम की अरीय पेशियों में संकुचन होता है और रिब्स की EICM में संकुचन होता है। अब इससे क्या होता है, ध्यान देना, इस प्रकार के संकुचन से अगर डायफ्राम की अरीय पेशियों में संकुचन हुआ, ये डायफ्राम कैसा होता है, ऐसे गुंबद शेप में होता है, और उसके अंदर क्या लगी होती है, अरीय पेशियां होती है, उसके अंदर इस प्रकार की अरीय पेशियां होती है। अब इन अरीय पेशियों में संकुचन होगा, इन अरीय पेशियों में क्या होगा, संकुचन होगा। तो इन अरीय पेशियों में संकुचन होने से डायफ्राम क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, चपटा हो जाएगा बिल्कुल। तो डायफ्राम क्या हो जाएगा, चपटा हो जाएगा। इससे क्या रिजल्ट निकलेगा, डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा। डायफ्राम क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, चपटा हो जाएगा। डायफ्राम जो पहले गुंबद के शेप में, तब कैसा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। और साथ में जो पसलियां होगी वो क्या होगी, ऊपर की ओर उठेगी, क्योंकि पसलियों की EICM में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, जैसे EICM में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो पसलियां क्या होगी, ऊपर की ओर उठेगी। अगर हम बात करते हैं, ये देखिए, अगर इनके बीच में हमने EICM, ये EICM थी, तो EICM में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो पसलियां क्या होगी, ऊपर की ओर उठेगी। तो जो रिब्स है वो भी क्या होगी, ऊपर की ओर उठेगी। तो रिब्स अपलिफ्ट, रिब्स क्या होगी, ऊपर की ओर उठेगी, अपलिफ्ट। तो पसलियां ऊपर की ओर उठेगी। और स्टर्नम, वो भी क्या होंगी, वो भी ऊपर की ओर उठेगी, क्योंकि यहाँ पर आगे क्या लगी हुई है, यहाँ पर क्या लगी हुई थी, स्टर्नम लगी हुई थी, और पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम। तो ये स्टर्नम है, उरोस्थी, वो भी ऊपर की ओर उठेगी। जब हम श्वास अंदर लेते हैं, वायु अंदर भरते हैं, तो अपन जो चेस्ट होता है वो फूल जाता है। तो फूलता क्यों है, क्योंकि जो पसलियां है वो ऊपर की ओर उठती है, और साथ में स्टर्नम भी क्या होती है, ऊपर की ओर उठती है। तो स्टर्नम भी क्या होगी, स्टर्नम अपलिफ्टर। तो स्टर्नम भी क्या होगी, ऊपर की ओर उठेगी। क्लियर। तो स्टर्नम भी ऊपर की ओर उठेगी। अब स्टर्नम के ऊपर उठने से क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक केज बढ़ जाएगा, यानी कि जो थोरेसिक वक्षीय पिंजरा है, थोरेसिक केज, उसका आयतन बढ़ जाएगा, उसका आयतन बढ़ जाएगा, क्योंकि वो एरिया पूरा बढ़ गया तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, समझ रहे हो। तो वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक केज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक केज, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक केज वो बढ़ जाएगा। जो वक्षीय पिंजरा है जिसके अंदर लंग्स है, उसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा। फेफड़ों के फैलने से, पसलियों के फैलने से क्या होगा, वो जो पूरा थोरेसिक केज है, पसलियाँ फैल रही है, स्टर्नम फैल रही है, डायफ्राम चपटा हो गया, तो उसकी वजह से पूरा एरिया, ये पसलियाँ फैल गई, ऊपर उठ गई, उरोस्थी ऊपर उठ गई, और डायफ्राम कैसा हो गया, चपटा हो गया। तो उसकी वजह से वो पूरा वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। थोरेसिक केज का पूरा एरिया, पूरा वॉल्यूम बढ़ गया। अब थोरेसिक केज के वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा, लंग्स फैल जाएंगे, लंग्स क्या होंगे, एक्सपांड होंगे। तो लंग्स एक्सपांड हो जाएंगे, लंग्स होंगे वो क्या होंगे, एक्सपेंड होंगे, एक्सपांड होंगे, लंग्स फैल जाएंगे, लंग्स एक्सपांड। अब लंग्स के फैलने से उनका प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है प्रेशर जो होता है वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। प्रेशर जो होता है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। सिंपल सी बात करते हैं, हमारे पास एक ये है और एक 2 डब्बे हैं हमारे पास। अगर इन दोनों डब्बों में गैस, समान मात्रा में गैस भरे तो प्रेशर ज़्यादा कहाँ होगा, यहाँ पर, क्योंकि इसका वॉल्यूम कम है और इसका वॉल्यूम ज़्यादा है। तो इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा।
तो यहाँ पर देख रहे हो कि वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर कम हो रहा है, तो लंग्स फैल रहे हैं। लंग्स के फैलने से क्या होगा, वॉल्यूम, जो लंग्स का वॉल्यूम होगा वो भी बढ़ जाएगा। तो लंग्स के फैलने से क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ लंग्स, लंग्स का जो आयतन होगा, वॉल्यूम ऑफ लंग्स, तो वॉल्यूम ऑफ लंग्स भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो प्रेशर ऑफ लंग्स, प्रेशर ऑफ लंग्स, तो फेफड़ों का जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और गैसें कहाँ से कहाँ की ओर गमन करती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। तो अब बाहर एटमोस्फेयर का दाब क्या है, बाहर वातावरण का दाब कैसा है, अधिक है, और अंदर का दाब कम है। तो एटीएम यानी कि एटमोस्फेयर की जो एयर है वो कहाँ आ जाएगी, लंग्स में, यानी कि एटीएम, एटमोस्फेरिक एयर, एटीएम एयर टील अप इन लंग्स। तो वायुमंडलीय जो हवा है वो कहाँ पर आ जाएगी, फेफड़ों में आ जाएगी। क्लियर। देखिए इस क्रियाविधि को एक बार फिर समझते हैं अच्छे से। जहाँ पर हम बात करते हैं इंस्पिरेशन की, तो सबसे पहले क्या होगा, डायफ्राम की रेडियल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, और पसलियों की ईआईसीएम में कॉन्ट्रैक्शन होगा। आईआईसीएम की बात नहीं की हमने, ईआईसीएम की। तो डायफ्राम की अरीय पेशियों में और पसलियों की ईआईसीएम में साथ साथ कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब इनके कॉन्ट्रैक्शन से, जैसे कि यहाँ पर ये ईआईसीएम, इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो पसलियाँ ऊपर की ओर उठेगी, और ये स्टर्नम, उरोस्थी, जो कि अदर भाग पर होती है चेस्ट पर, वो भी ऊपर उठेगी, तो पूरा चेस्ट फैलेगा। समझ रहे हो ना। यानी कि देखिए क्या हुआ, रिब्स अपलिफ्ट, डायफ्राम तो चपटा हो गया, अरीय पेशियों में संकुचन से डायफ्राम चपटा हो गया, और पसलियों में पसलियाँ क्या हो गई, ऊपर की ओर उठ गई, और स्टर्नम, उरोस्थी भी ऊपर की ओर उठ गई। उसकी वजह से जो पूरा वक्षीय पिंजरा है, थोरेसिक केस जो है, उसका आयतन बढ़ गया। उसके आयतन बढ़ने से लंग्स भी फैल गए, और लंग्स के फैलने से जो वॉल्यूम ऑफ लंग्स था वो बढ़ गया। लंग्स, क्योंकि आप देखो तो थोरेसिक केस का वॉल्यूम बढ़ गया तो लंग्स फैल गए। अब लंग्स फैल गए तो उनका वॉल्यूम फैल गए तो आयतन बढ़ गया। जैसे कि इतने थे तो अब इतने हो गए, तो ये फैल गया था, फैलने से आयतन बढ़ जाता है, और आयतन के बढ़ने से दाब कम होता है, क्योंकि आयतन और दाब कैसे होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो जब वॉल्यूम बढ़ता है तो दाब घटता है। तो वॉल्यूम ऑफ लंग्स यानी कि फेफड़ों का दाब, फेफड़ों का आयतन क्या हो गया, बढ़ गया। आयतन बढ़ जाने से फेफड़ों का दाब क्या होगा, कम हो जाएगा। और फेफड़ों का दाब कम हो गया और बाहर एटमोस्फेयर का दाब अधिक है, तो अब क्या होगा, एटमोस्फेयर की एयर वो कहाँ पर आ जाएगी, फेफड़ों के अंदर आ जाएगी। समझ पा रहे हो, इंस्पिरेशन की क्रिया में। और इस क्रियाविधि में कितना, 2 सेकंड का समय लगता है। और वही अगर एक्सपायरेशन की बात करें, बहिश्वसन की, तो उस दौरान क्या होगा कि वो एक पैसिव, एक निष्क्रिय क्रिया है, तो उसमें क्या 3 सेकंड का समय लगता है। और इस दौरान क्या होगा, किसी भी पेशियों में संकुचन नहीं होगा, किसी भी पेशियों में संकुचन नहीं होगा। जो रेडियल मसल्स है वो वापस रिलैक्स होगी, एआईसीएम रिलैक्स होगा, तो इनके रिलैक्स होने से जो डायफ्राम वापस कैसा हो जाएगा, गुंबद के आकार का हो जाएगा। उरोस्थी अपनी जगह पर, स्टर्नम अपनी जगह पर वापस आ जाएगी, है ना। एआईसीएम है वो भी शिथिल हो जाएगी। तो वक्षीय पिंजरा जो है, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक केज, वक्षीय पिंजरे का आयतन घट जाएगा। आयतन घट जाने से लंग्स क्या हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, और लंग्स के सिकुड़ने से फेफड़ों, लंग्स का आयतन भी कम हो जाएगा। तो लंग्स का आयतन कम हो गया तो दाब बढ़ जाएगा, तो लंग्स का प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ना जाने से क्या होगा कि जो फेफड़ों के अंदर की जो हवा है वो कहाँ पर आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। क्लियर। देखिए इंस्पिरेशन में क्या हुआ, एक बार फिर देख लेते हैं अपन। डायफ्राम की अरीय पेशियों में संकुचन हुआ, और साथ में रिब्स, पसलियों की ईआईसीएम में संकुचन हुआ। तो डायफ्राम की अरीय पेशियों में संकुचन से डायफ्राम चपटा हो जाता है, और पसलियाँ ऊपर की ओर उठेगी, और साथ में उरोस्थी भी ऊपर उठेगी, क्योंकि उरोस्थी स्टर्नम पसलियों से जुड़ी हुई है, रिब्स से। तो अब पूरा देखो, डायफ्राम चपटा हो गया, रिब्स फैल गई, उरोस्थी, स्टर्नम फैल गई। उसकी वजह से जो थोरेसिक वक्षीय पिंजरा जो है उसका आयतन बढ़ गया। उसके आयतन बढ़ने से फेफड़े फैल गए, लंग्स फैल गए। लंग्स के फैलने से फेफड़ों का आयतन यानी कि उनका वॉल्यूम भी बढ़ गया। जब वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर कम होता है, तो फेफड़ों का दाब कम हो गया, है ना। और बाहर वातावरण में दाब अधिक है, और गैसें कहाँ से कहाँ जाती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। तो वातावरण की जो एयर है, जो गैसेस है, वो कहाँ पर आ जाएगी, लंग्स के अंदर आ जाएगी। अब वही अगर एक्सपायरेशन की क्रिया होनी है तो क्या हो जाएगा, डायफ्राम वापस नॉर्मल हो जाएगा, गुंबद की शेप का। रिब्स जो उसकी ईआईसीएम में शीतलन हो जाएगा, और डायफ्राम जो था वापस गुंबद के आकार का हो जाएगा। रिब्स में क्या हो गया, शीतलन हो गया, रिलैक्सेशन हो गया, जिसकी वजह से स्टर्नम और वो अपनी जगह पर वापस आ गई।
जिसकी वजह से जो थोरेसिक केज है उसका आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और लंग्स जो होते हैं वो सिकुड़ जाएंगे तो उनका आयतन भी कम हो जाएगा, और उनका आयतन कम होने से प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो प्रेशर जैसे अंदर का प्रेशर बढ़ा, बाहर वातावरण में प्रेशर कम है, तो सारी अंदर की जो एयर है, जो CO2 कहाँ जाएगी, बाहर आ जाएगी। तो गैसेस किस ओर मूव करती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। अब हम बात करेंगे एक्सपायरेशन की क्रिया। तो एक्सपायरेशन की क्रियाविधि में क्या होगा, तो देखिए जो डायफ्राम है उसकी जो रेडियल मसल्स है, अरीय पेशियाँ, उसमें क्या होगा, अनुशीतलन, रिलैक्सेशन होगा, और रिब्स में जो EICM है उसमें भी रिलैक्सेशन होगा। अब इनमें रिलैक्सेशन होने से क्या होगा, डायफ्राम जो है वो गुंबद के शेप का हो जाएगा, चपटा हुआ था वो। स्टार्नम जो ऊपर उठी थी वापस नीचे आ जाएगी, रिब्स, पसलियाँ जो ऊपर उठी थी वो वापस नीचे आ जाएगी, यानी कि डायफ्राम, स्टर्नम और रिब्स ये तीनों अपनी पूर्व स्थिति में वापस आ जाएगी। इससे क्या होगा कि जो वक्षीय पिंजरा है उसका आयतन कम हो जाएगा, क्योंकि पहले क्या होते, फैले थे वो, अब अपने पूर्व स्थिति में वापस आए तो उनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उनका वॉल्यूम कम हुआ मतलब लंग्स का वॉल्यूम कम हुआ, लंग्स भी सिकुड़ जाएंगे और उनका वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। लंग्स का वॉल्यूम कम हुआ, वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर, दाब क्या होगा, बढ़ेगा, तो इसीलिए फेफड़ों का, लंग्स का दाब बढ़ जाएगा, और दाब बढ़ गया, अंदर का दाब बढ़ गया और बाहर वायुमंडल का दाब कम है, तो गैसें कहाँ से कहाँ जाती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, तो फेफड़ों की वायु क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। क्लियर। ये था एक्सपीरेशन जिसमें 3 सेकंड का समय लगता है, और इंस्पिरेशन जिसमें 2 सेकंड का समय लगता है। इस प्रकार एक श्वास में कुल 5 सेकंड का समय लगता है। तो ये तो हमने बात की थी नॉर्मल ब्रीथिंग की। किसकी बात की थी, नॉर्मल ब्रीथिंग, सामान्य संवादन जिसको हम कहते हैं नॉर्मल ब्रीथिंग। ये हमने बात की थी नॉर्मल ब्रीथिंग की, सामान्य संवातन। और इसी नॉर्मल ब्रीथिंग को हम एब्डोमिनल ब्रीथिंग भी कहते हैं, एब्डोमिनल ब्रीथिंग। एब्डोमिनल ब्रीथिंग, जहाँ पर हम बात करते हैं एब्डोमिनल ब्रीथिंग की, तो उसमें कौन कौन सी मसल्स काम आ रही है, एक तो डायफ्राम की रेडियल मसल्स, कौन सी, रेडियल मसल्स डायफ्राम की, अरीय पेशियाँ, डायफ्राम की रेडियल मसल्स, और रिब्स की कौन सी मसल्स काम आ रही है, EICM, ये दोनों काम आ रही है किसमें, नॉर्मल ब्रीथिंग में। और दूसरी होती है फोर्सफुली, जो फोर्सफुली एक्सपीरेशन होता है, जैसे कि हम बात करते हैं छींकते समय, खांसी, योगाभ्यास आदि के दौरान जो एक्सपीरेशन होता है उसको हम कहते हैं फोर्सफुल एक्सपीरेशन। तो जो फोर्सफुली बलपूर्वक जो श्वसन होता है, तो उसमें फोर्सफुल एक्सपीरेशन, बलपूर्वक श्वसन में, बलपूर्वक श्वसन, तो जब बलपूर्वक श्वसन होता है उसमें जो पेशियाँ काम आती है वो होती है IICM, और साथ में उदरीय पेशियाँ, एब्डोमिनल मसल्स, उदरीय पेशियाँ। तो जो नॉर्मल ब्रीथिंग होती है उसमें कौन सी मसल्स काम आती है, डायफ्राम की अरीय पेशियाँ और EICM, लेकिन जो बलपूर्वक श्वसन होता है उसमें कौन सी काम आती है, IICM और उदरीय पेशियाँ काम आती है। क्लियर यहाँ तक। तो आज के लेक्चर में इतना ही, आगे बात करेंगे कल। थैंक यू सो मच।